मां नर्मदा के तट का आनंद लेते हुए और अब शुरू करते हैं बाबा की परिक्रमा। और बाबा की परिक्रमा बताया गया है कि 7.5 किलोमीटर की है और समथिंग 2 से 3 घंटे लगेंगे इस परिक्रमा में। तो शुरू करते हैं बाबा की परिक्रमा। हर हर महादेव। इस वक्त मैं बाबा की परिक्रमा करते हुए परिक्रमा मार्ग से गुजर रहा हूँ और बहुत ही छोटी छोटी पहाड़ियों का बहुत ही खूबसूरत दृश्य सामने मेरे। तो परिक्रमा मार्ग का 1 किलोमीटर मैं सफ़र पूरा कर चुका हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। और जैसा बताया था लोगों ने, यहाँ पर सारा मार्ग ही सीढ़ियों वाला ही है। तो एक सज्जन ने मुझे सलाह दी थी कि साइकिल से यात्रा आप ना करें परिक्रमा की, नहीं तो आपको तकलीफ़ होगी। तो सच्चाई है, सारा मार्ग ज़्यादातर सीढ़ियों वाला ही है। और देखिए मैं 1200 मीटर यानी 1 किलोमीटर और 200 मीटर आ चुका हूँ अब तक। और संपूर्ण मार्ग ज़्यादातर सीढ़ियों वाला ही है ये। और सीढ़ी मार्ग से ही ये सारी परिक्रमा करनी है। बीच बीच में कुछ मंदिर बने हुए हैं, जैसे मैं इस वक्त गायत्री मंदिर के पास से गुजर रहा हूँ और सामने ही माँ गायत्री विराजी हुई हैं। और शिलालेख भी तरह तरह के लगे हुए हैं, जिसमें इंसान को बहुत कुछ सीख दी गई है इन शिलालेखों के द्वारा। अपनी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के अंतर्गत मैं आ चुका हूं नर्मदा और कावेरी के संगम पर और घाट पर जल्द ही पहुंचने वाला हूं। सामने देखिए नर्मदा और कावेरी का संगम है और ये ओंकारेश्वर परिक्रमा के बीच में ही पड़ता है। जब आप ओंकारेश्वर की परिक्रमा करेंगे 7.5 किलोमीटर की, तो रास्ते में ही पड़ेगा ये नर्मदा और कावेरी का संगम। देखिए मैं संगम पर आ चुका हूँ दोस्तों। इस तरफ से ये कावेरी आ रही है और इधर नर्मदा। तो इधर ये नर्मदा नदी है और ये कावेरी। दोनों का संगम यहाँ पर हो रहा है। संगम तक जाने का मार्ग बहुत ही टिपिकल है लेकिन संगम तक जाना है। और शायद यहाँ कोई मंदिर रहा होगा भविष्य में, जो अब टूट फूट चुका है, दयनीय स्थिति में है फिलहाल। तो और मैं संगम स्थल पर आ चुका हूँ। यह है नर्मदा और कावेरी का संगम दोस्तों। यहाँ पर दोनों नदियों का जल आपस में मिश्रण हो रहा है। और ये सौभाग्य है हमारा कि मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो थोड़ा सा जल के अंदर चलते हैं। और हम जल के अंदर आ चुके हैं।
और वापस अपने परिक्रमा के लिए चलते हुए। दोस्तों, लोग तरह तरह से यहाँ पूजन करते हैं और एक पूजन विधि यहाँ भी हो रही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो छावन स्वरूप साइड टाइप का है जो महादेव के नाम पर यहाँ पर पूजन होती है, और कावेरी और नर्मदा के तट पर। और अपनी परिक्रमा वापस शुरू करते हुए तो चलते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं अपनी साइकिल वहीं छोड़ के आया, जिससे मैं अपनी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहा हूँ। तो फिलहाल परिक्रमा पैदल ही करनी है पूरी। और दोस्तों, यात्रा का पूर्ण आनंद लेते हुए परिक्रमा कर रहा हूँ। और एक चीज़ आपको खास दिखाना चाहूँगा लोगों होगा कि देखिए, लोगों ने पत्थर के ऊपर पत्थर लगा रखे हैं यहाँ पर, और सच्चाई से अवगत नहीं है। ये मन्नत के लिए लोग पत्थर लगाते हैं, लेकिन उनको ये कोई धर्माधिकारी, धर्म के ठेकेदार कोई उनको ये बताने को तैयार नहीं है कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। लेकिन नहीं, लोगों को, जितने हमारे धर्म के ठेकेदार हैं बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं बताना चाहते, किसी को सच्चाई से अवगत नहीं कराते, और आम जनता किसी और मार्ग पे चलती रहती है, ईश्वर को कहीं और तलाशती है, जबकि ईश्वर हमारे अंदर ही होता है। और हम यात्राएं क्यों करते हैं, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि हम यात्राएं क्यों करते हैं। और जितने भी हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, धर्म के मैनेजर्स हैं, ये कुछ नहीं बताते किसी को। तो मैं इस यात्रा के दौरान आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि यात्राएं करते क्यों हैं, यात्राओं का पर्पस क्या होता है, मंदिर में हम क्यों जाते हैं, मंदिर में जाने का पर्पस क्या है। तो आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा। और अभी तो फिलहाल परिक्रमा पर फोकस है, तो अपनी परिक्रमा कंटिन्यू करते हुए। देखिए, यहाँ पर लंगूर भी बैठे हुए हैं, और इस टाइम मैं निकल रहा हूँ द्वारकाधीश श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से। और यहाँ पर देखिए आरती भी हो रही है, माँ की आरती। तो अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हुए शिव पार्वती मंदिर के पास से निकलते हुए मैं, सामने ही माँ का मंदिर, हमारे परम पूज्य देवादिदेव महादेव का मंदिर। और देखिए, जगह जगह लंगूर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, यात्रा का संपूर्ण आनंद ले रहा हूँ, और चलते चलते पसीने से लथपथ हो चुका हूँ। और अभी करीब 5 किलोमीटर की परिक्रमा अभी बाकी है, 2 किलोमीटर संपूर्ण हो चुका है। और जिस पर्वत पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बाबा महादेव का ज्योतिर्लिंग है, मंदिर है, उसी के आसपास सारी परिक्रमा होती है। उसी पर्वत के
चारों तरफ। तो उसका पूरा मार्ग एक 7 से 7.5 किलोमीटर का है। और देखिए 2 किलोमीटर हमारी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। अब परिक्रमा मार्ग से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और शायद कोई प्राचीन जगह है ये जहाँ से मैं निकल रहा हूँ। हर हर महादेव। जगह जगह इस तरह के शिलालेख लगे हुए हैं जो आपको महाभारत और गीता के कुछ श्लोक लिखे हुए हैं जिनके द्वारा आपको जानकारियाँ मिलती हैं इतिहास की। और देखिए सामने ही राधा कृष्ण मंदिर आ चुका है। बस कहीं कहीं यात्रा मार्ग थोड़ा ख़राब है, नहीं तो वैसे तो सभी कुछ अच्छा ही है। और राधा कृष्ण मंदिर के सामने से निकलते हुए दोस्तों पूरा परिक्रमा मार्ग तरह तरह के शिलालेखों से भरा हुआ है और शायद अब जंगल का मार्ग भी शुरू हो चुका है। और मेरी यात्रा का 3 किलोमीटर से ऊपर का मार्ग अब तक पूर्ण हो चुका है इस परिक्रमा का। और अभी 4 किलोमीटर के आसपास मार्ग शेष है। अब तक मैं 3400 मीटर की यात्रा पूर्ण कर चुका हूँ। तकरीबन आधी यात्रा के आसपास पहुँचने वाला हूँ। और पूरी यात्रा मार्ग सीढ़ियों वाला है और कहीं कहीं मार्ग की हालत बहुत ख़राब है। बस जहाँ पर मार्ग की हालत ख़राब थी मैं वहाँ का वीडियो नहीं बना सका, कारण मेरा मोबाइल सही तरह काम नहीं कर पा रहा है। जो कार एक्सीडेंट मेरा हुआ था उस कार एक्सीडेंट में ये मोबाइल मेरा टूट गया था और साइकिल भी टूट गई थी। तो रिपेयरिंग कराने में ही सारा कुछ गड़बड़ हो गया और अभी तक आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। हाथ का घाव भी नहीं भरा अभी, ये देखिए। तो दोस्तों 5-6 जगह चोट लगी थी, शोल्डर में और कमर में और एक पैर में, दोनों हाथों में। तो बाकी जगह तो काफ़ी तक कवर हो गया है, लेकिन अभी एक हाथ और कमर और थोड़ा सा पैर में, लेफ़्ट पैर में पेन है उस एक्सीडेंट के कारण। और तकरीबन आधी परिक्रमा हमारी पूरी होने जा रही है। आधी परिक्रमा के करीब हूँ मैं। बीच बीच में खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं। देखिए विष्णु जी का बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर। विष्णु जी चीर सैया में माता लक्ष्मी के साथ विराजे हुए और नीचे ही महादेव का खूबसूरत शिवलिंग, बहुत ही सुंदर शिवलिंग। तो दोस्तों चलते हैं, परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। बस सबसे सुखद बात इस परिक्रमा की है कि आपको पूरी यात्रा परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह चाय की दुकानें, पीने का पानी
और नाश्ते का सामान मिलता रहेगा। और देखिए मेरे 3500 मीटर कंप्लीट हो गए। और देखिए काली माता का मंदिर। हमारे दाहिने तरफ माँ कालिका का मंदिर है और ये परिक्रमा मार्ग है। गजानन महाराज संस्थान। सिर्फ सच्चाई दोस्तों यही है कि इस संस्थान का नाम है, सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं करता ये। मैं यहाँ पर गया रात्रि विश्राम के लिए, तो बोले कि बेड चार्ज है 70 रुपये, लेकिन मैं आपके सामान की जिम्मेदारी नहीं लूँगा। सामान आपका कोई ले जाए तो हमारी लोगों की जिम्मेदारी नहीं होगी। और दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ गौरी सोमनाथ मंदिर में। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है और काफ़ी प्राचीन मंदिर लग रहा है। महादेव का मंदिर है जी। सीढ़ियों से उतर के सामने नंदी महाराज। दोस्तों राज राजेश्वरी मंदिर के समीप से गुजरते हुए और सामने ही महादेव का विशाल प्रतिमा और बहुत ही खूबसूरत मंदिर, जिसमें माता अनेक रूप में विराजित है। महादेव का विशाल प्रतिमा, जिसके पास से मैं गुजर रहा हूँ, निकल रहा हूँ मैं पास से। दोस्तों ये शंकराचार्य जी की 108 फीट की प्रतिमा है, जो यात्रा मार्ग पर ही बनी हुई है, जिसके दर्शन करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो पूरे ओंकारेश्वर का खूबसूरत दृश्य, पूरा ओंकारेश्वर दिखता है यहाँ पर। और सामने ही हमारे शंकराचार्य जी की प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है, उसके पास से निकलते हुए और इधर संपूर्ण ओंकारेश्वर का एक विहंगम दृश्य, नीचे मां नर्मदा का सेतु। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि परिक्रमा मार्ग की हालत अच्छी नहीं है, और देखिए अब उसी तरह के रास्ते गुजर रहा हूँ।
कि परिक्रमा मार्ग को भी इस लायक नहीं बनाया ढंग से कि जहाँ से आसानी से गुजरा जा सके, निकला जा सके। जो भी श्रद्धालु आस्था के तौर पर यहाँ पर आते हैं उनके लिए ये भी सुविधा नहीं दी गई कि परिक्रमा मार्ग अच्छा हो। देखिए कैसा उबड़ खाबड़ सारा परिक्रमा मार्ग है। अगर कोई नंगे पैर परिक्रमा कर रहा है यहाँ पर तो सोचिए उसकी कंडीशन क्या होगी। और देखिए सामने ही कुछ बच्चे चल रहे हैं और सामने ही महादेव का विशाल त्रिशूल। और ये है परिक्रमा मार्ग जिसकी दयनीय स्थिति आप लोग देख रहे होंगे। मेरे राइट साइड में ओंकारेश्वर शहर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये इस मार्ग की हालत अच्छी नहीं है। सरकार ने यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं कर रखी विशेष। बस कहीं कहीं परिक्रमा मार्ग थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पैदल चलने योग्य है। बाकी तो ये मान लीजिए कि आपके जूते चप्पल तोड़ने योग्य है, और कहीं गलती कर दी आपने तो पैर भी तोड़ने योग्य मार्ग है। इतनी बुरी कंडीशन तो आपका अमरनाथ और केदारनाथ यात्रा में भी नहीं है जितनी ओंकारेश्वर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कर रखी गई है। पूरा परिक्रमा मार्ग आप देख सकते हैं। बकरियों के बीच से गुजरते हुए हेलो। देखिए ऊंचाई से उतरता हुआ रास्ता, और ये कंडीशन है रास्ते की। और शायद अब मेरी इस परिक्रमा के 4 किलोमीटर भी पूर्ण होने वाले हैं। आगे बोर्ड लग रहा है, मार्ग की तरह है, बोर्ड की हालत भी दयनीय है। तो अब देखिए सीढ़ियों वाला मार्ग शुरू हो चुका है। हाँ, जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं वहाँ थोड़ा सा मार्ग ठीक है, और लेकिन जहाँ सीढ़ियाँ नहीं हैं वहाँ मार्ग की दयनीय स्थिति है। परिक्रमा रास्ता है दोस्तों। अब इस वक्त मैं चांद सूरज द्वार के पास से निकलते हुए, साथ ही बहुत ही प्राचीन यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं। अब कुछ नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत ही प्राचीन बना हुआ है ये। और ये सरकार की लापरवाही से बहुत जर्जर स्थिति में है कि कोई इसकी देखभाल नहीं, इन हमारी धरोहरों का कोई विशेष केयर करने वाला नहीं। खूबसूरत धरोहर है ये, जो शंकराचार्य के जो मठ बनाया जा रहा है, और यहाँ के आदिवासी लोग बता रहे हैं कि बहुत जुल्म हो रहा है उनके ऊपर सरकार के द्वारा।
उनकी समस्त सुविधाएं छीन ली गई हैं यहाँ के आदिवासियों की, जो यहाँ पर बताया है। और दोस्तों एक चाय की दुकान आई है, यहाँ बैठ के चाय पीते हैं। इस परिक्रमा मार्ग की दयनीय स्थिति के बारे में इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ, अब ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि परिक्रमा मार्ग कौन सा है। कहीं कोई बोर्ड नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये देखिए, अब कौन सा, इस मार्ग पे जाना है मुझे या इस मार्ग पे जाना है, कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा रखा किसी तरह से भी। बस केवल अंदाज से आप बढ़ जाइए कि सामने सिद्धेश्वर मंदिर बना हुआ है और उससे अंदाज चल जाइए, कोई मिल जाए तो पूछ लो। मतलब बोर्ड तक नहीं लगा रखे गए हैं परिक्रमा मार्ग पर, तो समझ लीजिए कि और क्या क्या सुविधाएं हो सकती यहाँ पर हैं। और देखिए हमारी प्राचीन धरोहरों को किस तरह सरकार द्वारा बहुत बुरी कंडीशन में सिद्धनाथ बारादरी द्वारी और शायद परिक्रमा मार्ग यही है जिस पर मैं अंदाज से आया हूँ। और सामने हमारी देश की खूबसूरत धरोहर जो बर्बाद होने के कगार पर पहुँच चुकी हैं। ये है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की देन। जिनका कोई ध्यान नहीं रखा गया हमारी देश की धरोहरों का। और शायद अगर मोदी सरकार नहीं आती तो ये अब तक शायद लापता हो चुकी होती। और मोदी सरकार आने के उपरांत ही हमारी देश की धरोहरों पर ध्यान थोड़ा दिया गया। और दोस्तों परिक्रमा मार्ग के तकरीबन 5 किलोमीटर हमारे पूर्ण होने वाले हैं। हम भी दीदी, हम भी। और ये शायद कोई प्राचीन में कोई बड़ा बहुत विशाल मंदिर था यहाँ पर आसपास, क्योंकि इसके चारों तरफ द्वार बने हुए हैं। और जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की लापरवाही दर्शाती है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमारी धरोहरों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमारी धरोहरों का कोई ख्याल नहीं रखा गया। जो हमारे देश की धरोहर थी संपूर्ण विश्व को दिखाने के लिए, तो उनको पूर्ण रूप से बर्बाद किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। कहीं भी कोई उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर। और शायद मोदी सरकार नहीं आती तो शायद ये भी जो बचा खुचा है वो भी खत्म हो जाता। और शिवराज सिंह चौहान नाम चलता रहा इनका सबका, लेकिन हमारे देश की धरोहरों को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों परिक्रमा आगे बढ़ाते हुए और सामने ही हमारे खूबसूरत सा डैम नर्मदा नदी के तट पर। और फिर से सीढ़ी मार्ग, लेकिन अब उतरने का है। अभी तक हम चढ़ रहे थे सीढ़ी मार्गों पर और अब उतरने का है सारा। तो अब उतरते हुए
और अब हम अपनी परिक्रमा को संपूर्ण करने के करीब पहुंच रहे हैं दोस्तों। अब हमारी परिक्रमा तकरीबन पूर्ण होने वाली है जल्द ही। दोस्तों मेरी परिक्रमा अब संपूर्ण होने वाली है और मैं नर्मदा के तट पर आ चुका हूं और सिर्फ 1 किलोमीटर यात्रा मार्ग शेष बचा है और परिक्रमा के बिल्कुल अंतिम चरण में हूं। और ओंकारेश्वर शहर का खूबसूरत दृश्य और नीचे नौका विहार होते हुए और सामने ही मां नर्मदा का डैम और उस डैम के अंदर लोग नौका विहार करते हुए और दोस्तों मेरी परिक्रमा अब संपूर्ण होने जा रही है। परिक्रमा जहाँ से शुरू की थी वहीं पहुँच रहा हूँ। मैं झूला पुल के निकट और अपनी परिक्रमा संपूर्ण करके यहाँ पर आ चुका हूँ। अब थोड़ा सा जल लूँगा और जल पीने के उपरांत ममलेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे और दर्शन करने के उपरांत फिर अपनी यात्रा शुरू करेंगे रामेश्वरम तमिलनाडु के लिए। अब चलते हैं ममलेश्वर महादेव। झूला पुल को पार करने के उपरांत ममलेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे जो इसी ज्योतिर्लिंग का भाग है। कहते हैं जब तक ममलेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त नहीं करते तो हमारी ये ज्योतिर्लिंग यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती यहाँ की। तो ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जब भी पूर्ण होता है जब हम साथ में ममलेश्वर महादेव को दर्शन करते हैं। तो चलते हैं उसी मंदिर को, तो ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे और यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ओंकारेश्वर नगर, जिसके बीच अपनी मैं 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहा हूँ। और यहाँ की मार्केट के बीच से निकलते हुए गिफ्ट्स की और तरह तरह की मालाओं की दुकानें हैं यहाँ पर। जिनके बीच से मैं निकल रहा हूँ। काफ़ी अच्छी मार्केट है जहाँ पर आप कुछ गिफ्ट आइटम, प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और ये देखिए ममलेश्वर मंदिर मार्ग। बस दोस्तों ममलेश्वर बाबा के दर्शन एक बार और हो जाएं तो फिर ओंकारेश्वर से प्रस्थान करेंगे तमिलनाडु रामेश्वरम के लिए। और रामेश्वरम दर्शन प्राप्त करके अपनी इस यात्रा को पूर्ण करूंगा, जिससे हमारी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पूर्ण हो सके। तो अभी एक अंदाज़ा है कि समथिंग अभी 3 महीने या 2.5 महीने यात्रा में और लगेंगे। और इस टाइम ममलेश्वर गोमुख घाट की तरफ बढ़ते हुए
और दोस्तों मैं ममलेश्वर महादेव के काफ़ी पास में आ चुका हूँ। सामने ही बाबा का मंदिर दिख रहा है। तो अब यहाँ के दर्शन प्राप्त करेंगे। दोस्तों मैं ममलेश्वर महादेव के मंदिर में आ चुका हूँ और ये देखिए ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो दोस्तों अब चल रहा हूँ मंदिर के अंदर। भी नहीं पहुंच रहा, हाथ के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ा। चल टच तो करिए। दर्शन प्राप्त कर लिए बाबा के मैंने, और दर्शन प्राप्त करने के उपरांत अब बाहर निकल रहे हैं। और ज्योतिर्लिंग के बाहर आ चुका हूँ। मंदिर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। अब ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका हूँ। दोनों ज्योतिर्लिंग को मिला के एक ज्योतिर्लिंग बनता है। तो हमारे 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अब तक हो चुके हैं। अब चल रहे हैं जहाँ पर हम रात्रि में रुके हुए थे, सेन समाज धर्मशाला, जहाँ पर मैं रात्रि विश्राम के लिए रुका हुआ था। चलते हैं, अपना सामान उठाते हैं। और देखिए ये हमारी साइकिल खड़ी हुई यहाँ पर, और साइकिल में भी सामान रखेंगे और सामान रखे फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। परिक्रमा भी संपूर्ण हो चुकी है और सबके दर्शन भी हो चुके। तो ये है सेन समाज धर्मशाला, जहाँ पे हमारा सामान रखा हुआ है, वो उठाते हैं। देखिए सामने सामान रखा हुआ हमारा यहाँ पर। अब सामान को उठाते हैं और अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं आगे। सामने टॉयलेट वगैरह है सुविधा, अगर किसी को आना है तो इस धर्मशाला में आ सकता है। ओंकारेश्वर में सेन समाज धर्मशाला के नाम से है, झूला पुल के जस्ट पास में ही है। किसी से पूछेंगे तो पता लग जाएगा। और सिर्फ 50 रुपये की सुविधा शुल्क में यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं आप। तो दोस्तों हर हर महादेव, यात्रा शुरू करते हैं रामेश्वरम के लिए। तो दोस्तों अब हम ओंकारेश्वर से चल पड़े हैं और रामेश्वरम के लिए। और ओंकारेश्वर को, बाबा को साथ लेके ओंकारेश्वर नगर को बाय बाय करते हुए चलते हैं रामेश्वरम के लिए। अपनी यात्रा शुरू करते हैं ओंकारेश्वर शहर को पीछे छोड़ते हुए। हर हर महादेव दोस्तों।